गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो सबसे पहले तो सॉरी, आज ये क्लास थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन आएगी जरूर डेली, ठीक है ना। कल से सेम टाइम पे आएगी, 10 बजे सुबह। आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करेगा और कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलो, तो आज डे 2 है। टुडे इज डे 2 फॉर साइंस एमसीक्यू। आप सब में से बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर मैथ के एमसीक्यू भी स्टार्ट करें। मैं कह रहा हूं आप सपोर्ट करें। साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक मैं करा दूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अ बॉल, अ प्लेट, अ चाइल्ड हैव ऑल हैव सेम मास। एक बच्चा है, एक प्लेट है और एक बॉल है, सबका मास क्या है? सेम है। कह रहा है कि किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। सबसे पहले तो इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। अब ये होता क्या है मैं समझा देता हूं। जैसे आपके सामने मान लो कोई पेन पड़ा है, कोई पेंसिल पड़ी है, आपका मोबाइल पड़ा है, कुछ भी है, वो चीज ना तो अपने आप अपनी जगह से हिल सकती है और ना ही कोई चीज चल रही है तो अपने आप रुक सकती है। अब आप कहोगे सर हमने बॉल फेंकी और वो अपने आप एक समय बाद रुक जाएगी। उस बॉल को रोक रहा है कौन? रोक रहा है फ्रिक्शन फोर्स। हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। समझे? अगर घर्षण बल नहीं हो तो वो बॉल हमेशा के लिए चलती जाए। जैसे कि स्पेस में, अगर अंतरिक्ष में आप कोई चीज छोड़ते हो तो वो अनंत काल के लिए चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रोकने वाला बल नहीं है। इसी चीज को जड़त्व कहते हैं, हिंदी में इनर्शिया कहते हैं। अब याद रखना, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। मतलब जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। बात क्लियर है आप लोगों को? क्या कहा मैंने? जिस चीज का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि एक ट्रक और एक कार, वी हैव अ ट्रक एंड अ कार whose have which मूवमेंट, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, ट्रक का कि कार का। नो डाउट ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। अब यहां पे उसने कह दिया सबका मास सेम है। अगर सबका मास सेम है तो सबका इनर्शिया भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सेम होगा। समझ आया? क्यों? क्यों? क्योंकि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। और ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इसे रेगुलरली देखते हो तो। A goalkeeper in the game of football pulls his hand backward after holding the shot of the goal in okay now, जैसे होता नहीं है बॉल कैच करते हैं या कुछ भी कैच करते हैं तो हाथ को पीछे को करते हैं। एक्चुअली करते क्या है, अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है तो उसका कुछ तो द्रव्यमान होगा और कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, वेग होगा, और इन दोनों से मिला के जो बनता है वो मोमेंटम बनता है। क्या बनता है? मोमेंटम। और हिंदी में कहते हैं संवेग, जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv, मास गुणा वेलोसिटी। तो यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो एक बॉल आपके पास आ रही है और आप इसे कैच करना चाह रहे हो, तो इस बॉल का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा और उस मोमेंटम की वजह से आपके हाथ में चोट लगेगी, आपको तकलीफ करेगा, लगेगा ना। तो आप अगर चाहते हो कि उसका मोमेंटम कम से कम हो तो बॉल का मास तो चेंज नहीं हो सकता, तो आप उसकी वेलोसिटी कम कर दो। और वो कैसे कम करते हैं? अपने हाथ को बॉल के साथ पीछे को ले जाके, ताकि उसका हमारे हाथ पे जो चोट लगने वाली है उसका इंपैक्ट कम हो जाए। तो आंसर देखो कहां लिखा हुआ है, दे रहा, डिक्रीज द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम के चेंज को डिक्रीज करे ताकि वो हमें कम से कम चोट दे। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। सुनना, इनर्शिया, इनर्शिया मतलब जड़त्व। कह रहा है जड़त्व के वजह से किसी ऑब्जेक्ट में क्या होता है। अभी मैंने क्या बताया था? इनर्शिया जड़त्व के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा। मतलब जिस स्टेट में वही स्टेट में रहेगा। तो देखो, टू रेसिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब अगर वो रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा। इनर्शिया को याद करने का एक तरीका बताऊं,
इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई आपको सिखा सकता है। हम लोग जब भी अपनी मम्मी से कोई चीज पूछते थे बचपन में कि मम्मी वो ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है, वो ये कहाँ है, वो कहाँ है, मम्मी एक ही जवाब देती थी और शायद सबकी मम्मियां वही जवाब देती हैं कि तूने जहां रखा था वहीं होगा। क्योंकि इनडायरेक्टली उन्हें भी ये चीज पता है कि कोई भी चीज अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम। ये कंप्लीट पैकेज है, कोर्स वाले भी यही बेच रहे हैं, ठीक है ना। स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी कितना है 4, लेकिन ये कांस्टेंट है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सेम वेलोसिटी। कह रहा फोर्स, आपने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला m/a होता है, और आपको मैंने बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है, कल वाली वीडियो में भी कराया था। तो बार बार कह रहा हूं इसे एक कंटिन्यूस प्रोसेस में देखे, डेली के डेली जो भी कराया जा रहा है वो करा जाए, ठीक है ना। इतनी गर्मी हो रही है कि पानी पी पी के ऐसा लग रहा पेट ना फट जाए और प्यास नहीं बुझ रही है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0, और ठंडा पानी। अमंग द इक्वल साइज स्टोन एंड फुटबॉल, मतलब एक स्टोन है एक फुटबॉल है, एक स्टोन है एक फुटबॉल है। द इनर्शिया विल बी हाइयर, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मतलब आपने इतना बड़ा एक स्टोन ले लिया पत्थर, और इतनी बड़ी एक फुटबॉल ले ली। फुटबॉल तो सबने देखी है ना, फुटबॉल के साइज का फुटबॉल ले लिया और फुटबॉल के साइज का पत्थर ले लिया। अब आप मुझे सोच के बताओ बच्चों, किसका मास ज्यादा होता है, किसका भार द्रव्यमान ज्यादा होता है। नो डाउट स्टोन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। और अभी मैंने क्या बताया था, जड़त्व इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मास पे, बताया था ना। तो आंसर आ गया स्टोन। कंफ्यूज कर रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या किया कि दोनों का साइज इक्वल है। कई बच्चे सोचने लगते हैं अगर दोनों का साइज इक्वल है तो दोनों का इनर्शिया बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होगा। अब ये बहुत डिसेंट क्वेश्चन है, मैं इसे बहुत डिसेंट क्वेश्चन कहूंगा। क्यों कहूंगा, सुनने की कोशिश करना। मैं आपको पहले दिन से कहते आ रहा था कि किसी की टेस्ट सीरीज या किसी के कोर्स करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपना दिमाग लगाना नहीं सोचोगे, किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको यह बता रहा था कि अपना दिमाग क्या कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने पूरे चैप्टर करा रखे हैं। आप चाहो तो केवीएस साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, केवीएस साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको पूरे चैप्टर मिलेंगे। यू विल फाइंड द कंप्लीट चैप्टर ऑफ फोर्स, complete chapter of motion and complete chapter of every topic of the KVS PRT science and mathematics। और अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता था कि dp by dt, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू फोर्स। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर फोर्स का फॉर्मूला तो हम लोगों ने एमए पढ़ा है और आज आप बता रहे हो dp by dt, हमारे साथ धोखा कर रहे हो। तो F बराबर dp by dt, डी बाई डी टी, पी की जगह एम वी, एम बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ वी, डी वी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन। तो यहां से फॉर्मूला आ गया एफ इक्वल टू एम ए, यानी कि जो ये जिसपे स्टार लगा रहा हूं, ये फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ का बेसिक फॉर्मूला है, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन लेवल जो हो रहा है वो एफ इक्वल टू एम ए में हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। बस, तो अब यहां से देखो, यानी कि मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल है, फोर्स के। और वो वही कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग का परिवर्तन समय के अनुसार क्या होता है, फोर्स। अब फोर्स का अगर यूनिट देखा जाए तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन उसने जानबूझ के न्यूटन नहीं दिया, उसने जानबूझ के न्यूटन नहीं दिया। और जिसने मेरे लेक्चर देखे होंगे उसे ये क्लियरली पता होगा कि मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि 2 तरह की ऐसा यूनिट होती है, एक तो उसके नाम वाली न्यूटन ने दिया तो न्यूटन, और एक होती है जो उसकी बेसिक फंडामेंटल होती है। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, मास होता है किलोग्राम में, एक्सेलरेशन होता है मीटर सेकंड -2 में। तो ये यूनिट हो गई फोर्स की एक और।
फोर्स की 2 यूनिट होती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो कोर्स बेच रहे हैं उनसे मुझे कोई एलर्जी नहीं है, और ना मैं जानता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने थोड़ा खरीदा और मुझे जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उन्हें इस तरीके का पढ़ाना चाहिए कि फोर्स की 2 यूनिट होती है, हर चीज की 2 यूनिट होती है। एक तो उस साइंटिस्ट के नाम पे जिसने ये चीजें बनाई हैं, दूसरा दूसरा उसके बेसिक वेरिएबल के नाम पे। ये सब आपको समझना है। तो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 इज अवर आंसर। व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, मतलब मान लो इधर से लग रहा है 4 न्यूटन, इधर से लग रहा है 3 न्यूटन, ये अनबैलेंस फोर्स है। अगर इधर से भी 4 न्यूटन लगता और इधर से भी 4 न्यूटन लगता तो ये बैलेंस फोर्स हो जाता। तो ये वाला अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है ना। अनबैलेंस फोर्स के वजह से सुनना क्या होगा, पहला मस्ट मस्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा तो कोई कंफर्म नहीं है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मस्ट रिमेन्स एंड रेस्ट, ऐसा भी नहीं है। रेस्ट में कब रहेगा, बैलेंस फोर्स वाले केस में। मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका था, आंसर करना हमारा प्राइम टारगेट नहीं होता। आंसर में 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं, उन चारों ऑप्शन की सारी पॉसिबिलिटी को ट्रेस करना हमारा प्राइम टारगेट होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? गुड। अब आगे देखो, मस्ट एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन, मस्ट मूव इन कर्व पाथ। ये तो गलत है, ठीक है, जरूर थोड़ा कर्व पाथ में मूव करे। तो आंसर होगा मस्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन। वाई? क्योंकि अब इसको कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। देखो 4 न्यूटन इधर है, 3 न्यूटन इधर है, इसे जो नेट फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन का लगेगा। और आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला ma होता है। अगर फोर्स 1 न्यूटन है और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो यहां से आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो कि वो हर ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लग रहा होगा, वो हर ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लग रहा होगा उस पे एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। ये हमारा बेसिक सेंस है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो अगला क्वेश्चन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स 2 फोर्सेस नेमली एक्शन एंड रिएक्शन। कह रहा है 2 फोर्स का नाम दिया था, एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ने कहा था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप इस दीवार को फोर्स दे रहे हो तो ये दीवार भी आपको फोर्स दे रहा है। अगर आपका फोर्स एक्शन है तो इस दीवार का फोर्स रिएक्शन है। जब मैंने टॉपिक कराया था तो यहां पे मेरे से एक एरर हो गया था, बाद में मैंने उसे सही करवा दिया था कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है वो अलग अलग बॉडी पे लगता है। कैसे? मान लो आप फोर्स लगा रहे हो एक्शन, तो आप फोर्स किस पे लगा रहे हो? दीवार पे। ये फोर्स है रिएक्शन। और दीवार किस पे फोर्स लगा रही है? आप पे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सेम बॉडी पे नहीं लगता, ये रहा, अलग अलग बॉडी पे लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ गया? क्योंकि एक्शन अगर इस तरफ होगा, रिएक्शन इस तरफ होगा। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। A man throws a ball weight 200 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ इतना। 200 ग्राम की बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहा है, कितने वेग से? 10 के वेग से। इसका हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा? 0। कैसे पता चला बच्चों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं बार बार कह रहा हूं, सारी चीजें आपस में लिंक है। अगर आप समझोगे ना, आप में से जिसको ये बात फील हो रही है अब जो मैं कहने जा रहा हूं, लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर आप हर चीज को समझते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। मैंने आपको क्या कहा था? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, उस हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि तभी तो वो वापस आ रहा है। अब वो कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम बताओ। मोमेंटम मतलब संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? 0, नो डाउट। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? अब देखने में तो लग रहा था ये न्यूमेरिकली सॉल्व होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज थी। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 10वां कह रहा है कि इन अ रॉकेट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस कंबशन फ्यूल अलाउड टू एस्केप द नोजल डाउनवर्ड। देखो ये रॉकेट है, मेरी ड्राइंग ऐसी है, ठीक है ना। ये जल रहा है, ये कंबशन हो रहा है।
ये कंबशन से जो फ्यूल या जो गैस या जो भी निकलेगा वो डाउनवर्ड निकलेगा, और इसको जो फोर्स लगेगा अपवर्ड निकलेगा। ये कौन सा फोर्स है या कौन सा प्रिंसिपल है? इसे कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस कंबशन ने एक्शन दिया नीचे की तरफ और उसका रिएक्शन मिला ऊपर की तरफ, और जिससे ये ऊपर की ओर उड़ गया। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, कह रहा फोर्स का जो एक्सप्रेशन था किसने दिया था? न्यूटन सेकंड लॉ। याद आया? अभी तो मैंने बताया था न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा था डीपी बाई डी। ये न्यूटन सेकंड लॉ की एक्सप्रेशन था। इसी एक्सप्रेशन से हमने बनाया था एमए, और यही दोनों फोर्स, यही दोनों फॉर्मूले फोर्स के बेसिक फॉर्मूलों में काउंट होते हैं। क्या कहा मैंने? यही दो फॉर्मूले फोर्स के बेसिक फॉर्मूलों में काउंट होते हैं। अगर कंटेंट पसंद आया तो बहुत प्यार दिखाओ चैनल को, क्योंकि मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूं।